हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एनटीए, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनवीएस और जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, उसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो। और जो प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, जो भी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, आपके पास टाइम होगा उस क्वेश्चन का आंसर देने का, और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे उस सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो इंटरेस्टिंग सेशन होगा, इंफॉर्मेटिव सेशन होगा आप सभी के लिए, इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स के लिए। और जल्दी से शेयर कर दीजिए लिंक इस वीडियो का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन रहा, एन एपिलॉग इज। तो क्या होता है एपिलॉग? किसी भी जो टेक्स्ट या होता है उसमें क्या एपिलॉग का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। ऑप्शन है प्रीफिक्स टू अ टेक्स्ट व्हिच इट इंट्रोड्यूसेस, ऑप्शन बी सफिक्स टू अ टेक्स्ट व्हिच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स, ऑप्शन सी अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट फॉर्मली बिगिंस अ बुक, ऑप्शन डी अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट बियर्स नो रिलेशन टू द टेक्स्ट एट हैंड। तो ऑप्शन जल्दी से इन चारों जी का बता दीजिए, इन चारों में से जो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। तो एपिलॉग जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, सफिक्स टू अ टेक्स्ट दैट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड। ये होता है किसी भी टेक्स्ट, कोई भी आप, जैसे एपिलॉग होता है जैसे कोई भी आप पोएम लिख रहे हो या कोई भी आप ड्रामा लिख रहे हो, तो वहां पे जो लास्ट में उस सम अप करता है, मीन्स एंड करता है या एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, उसमें हम एपिलॉग करते हैं। प्रोलॉग आप सभी जानते हो, ये होता है प्रीफिक्स टू टेक्स्ट विच इट इंट्रोड्यूसेस। अगर प्रोलॉग की बात होती है, जैसे कैंटरबरी टेल्स की बात करते हैं, तो उसमें हमने प्रोलॉग जो उस पे है, प्रोलॉग टू अ कैंटरबरी टेल। प्रोलॉग में बातें बताई जाती है कि आगे क्या चीज का डिस्कशन होने वाला है या किस पे बेस्ड ऑन है चीजें जो लिखी जा रही हैं। बट एपिलॉग होता है सफिक्स टू अ टेक्स्ट व्हिच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, आइटम्स इन अ पब्लिश्ड बुक अपीयर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपको बताना है किसी भी बुक में आप देखते हो, कोई भी बुक आपके सामने होगी, आप उसको पलट के देख सकते हो। जब आप उसको देखते हो तो आप उसमें बुक में क्या सीक्वेंस वाइज चीजें देखते हो, मतलब जो पब्लिश्ड बुक होती है किस ऑर्डर में वो पब्लिश होती है। ऑप्शन ए, सबसे पहले इंडेक्स होता है, कॉपीराइट पेज होता है, बिब्लियोग्राफी होती है, फोटनोट होता है। ऑप्शन बी कॉपीराइट पेज, बिब्लियोग्राफी या इंडेक्स या फुटनोट्स। ऑप्शन सी कॉपीराइट पेज, फुटनोट, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स। ऑप्शन डी है बिब्लियोग्राफी, कॉपीराइट पेज, इंडेक्स या फुटनोट्स। तो इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि किस सीक्वेंस में एक बुक जो होती है वो पब्लिश होती है, किस सीक्वेंस में वो अपीयर होती है। तो ऑप्शंस यहाँ पे जो है मैंने आपको मेंशन कर दिया, करेक्ट आंसर दे दीजिए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, ये रहा। कॉपीराइट पे सबसे पहले आता है कि ये बुक जो है वो मुझसे बिलोंग करती है, जो भी उसको लिख रहा होता है, जिसमें वो प्रीफेस के फॉर्म में होता है कि यस इस बुक में मैंने क्या क्या चीजें लिखी हुई है और ये बुक मेरे से बिलोंग करती है, ये मैंने लिखी हुई है। उसमें फिर फुटनोट्स का डिस्क्रिप्शन आता है। फुटनोट्स में आपको जो चीजें होती है कि आगे क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स लास्ट में होता है कि कहाँ कहाँ से इस बुक में कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, कि उसका आपको एक रेफरेंस दिया जाता है। तो ये एक फॉर्मेट होता है किसी भी बुक में, जो भी बुक पब्लिश होती है। तो कॉपीराइट पेज, फुटनोट्स, बिब्लियोग्राफी एंड आल्सो इंडेक्स। तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनी क्लियोपेट्रा एंड कैरोलिनस आर बेस्ड ऑन। देखिए ये सब प्लेस जो है विलियम शेक्सपियर के हैं। अब आपको बताना है इस प्लेस में से क्या है कि ये प्लेस किस पे बेस्ड ऑन है, कौन से एक सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन है या किससे लिए गए हैं। तो होलिनशेड क्रॉनिकल से है, या जो सब्जेक्ट मैटर एक तरीके का आप रेफरेंस लेना चाहो तो ये कहाँ से लिए गए हैं, फोक टेल्स। ऑप्शन डी सी है ओल्डर रोमन प्लेस, या ऑप्शन डी है प्लूटार्क्स लीव्स लाइफ। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। प्लूटार्क लाइफ इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग।
अगर इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो ये सभी प्लेस जो शेक्सपियर के हैं ये रोमन एंड ग्रीक जो मेन पर्सनालिटीज हैं उन पे बेस्ड ऑन है, और ये एडेप्टेशन है जूलियस सीजर ने प्लूटॉक्स के लाइफ से ये एडेप्टेशन लिया गया है। इन सभी जो जूलियस सीजर, एंटोनी क्लेओपेट्रा एंड कैरोलिनस जो है ये प्लूटार्क की लाइफ पे बेस्ड ऑन है। नेक्स्ट नंबर वी हैव हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये क्वेश्चन रहा, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने बोला है 18th सेंचुरी को? ऑप्शन ए एर्नोल्ड, ऑप्शन बी शेले, ऑप्शन सी लैम्ब या ऑप्शन डी है कीट्स। तो सबसे जो करेक्ट जो आंसर बैठेगा इस क्वेश्चन का वो हमारा होगा मैथ्यू एर्नोल्ड। मैथ्यू एर्नोल्ड कॉल्ड द 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ये सब आपको पता होगा, तो एक इजी क्वेश्चन इसको हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव हियर व्हाट हैज बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय हार्डी। थॉमस हार्डी की बात हो रही है, द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा। यहाँ पे पूछा जा रहा है हार्डी ने क्या इमॉर्टलाइज करा हुआ है। ऑप्शन ए वेसेक्स, ऑप्शन बी लीग डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी डॉर्सेट या ऑप्शन डी है मालगुडी। तो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आप सभी को इसका आंसर पता है, बट क्वेश्चन किस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं उसको मैंने आपके सामने एक प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, आपसे डिस्कस मैं कर रही हूँ। तो व्हाट हैज बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय हार्डी? ऑप्शन ए वेसेक्स, ऑप्शन बी लेक डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन डी डॉर्सेट या ऑप्शन डी मालगुडी। बिना डाउट के ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वेसेक्स सेटिंग वाज इमॉर्टलाइज्ड बाय हार्डी इन हिज प्ले। ऑप्शन यहाँ पे होगा वेसेक्स सेटिंग का मतलब एक साउथ वेस्ट इंग्लैंड से सेटिंग को रिप्रेजेंट करा है थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल्स में। मीन्स उनके नॉवेल्स को वेसेक्स नॉवेल्स के नेम से जानते हैं, जैसे कि हम मालगुडी को आर के नारायण के नेम से जानते हैं कि मालगुडी पे जितने भी उनके कल्चर, उनकी सेटिंग या उनके बॉडी लैंग्वेज को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करा है अपने नॉवेल में आर के नारायण ने, सेम उसी तरीके से थॉमस हार्डी ने वेसेक्स को रिप्रेजेंट करा है। अपने जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो वेसेक्स सेटिंग या वेसेक्स जो एक एरिया था, फिक्टिशियस एरिया है साउथ वेस्ट इंग्लैंड का, उसको वहां पे उन्होंने शो ऑफ करने की कोशिश की अपने इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में। नेक्स्ट वन भी है द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका इज। अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको बताना है रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है अमेरिका का, इसका आंसर देना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी डिकेंसन, ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। Walt Whitman is regarded as the representative poet of the America. Next one question, who had quoted about Chaucer's character? Here is God's plenty. ये है quotation, here is God's plenty। और ये किसने, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है हियर इज गॉड्स प्लेंटी, ये कोटेशन है। तो चौसर के कैरेक्टर के बारे में, मीन्स कैरेक्टर्स जो उन्होंने कैरेक्टर्स अपने इंपॉर्टेंट वर्क द कैंटरबरी टेल्स में प्रेजेंट करा हुआ है, एक तरीके से उसको कैरेक्टराइज किया है, कैरिकेचर उसका दिया हुआ है। आपको बताना है कि ऐसा कोटेशन किसने बोला है इनके बारे में। ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन सी जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन डी विलियम लैंगलैंड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। जॉन ड्राइडेन हैड सेड दिस कोटेशन, दिस लाइन अबाउट द variety he had seen in the Canterbury Tales, how beautifully Chaucer has picked each and every character of the society, जो कि है किसी स्पेसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी के एवरी ग्रुप को चौसर ने अपने इस इम्पॉर्टेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट मैग्नम ओपस पोएम में इंक्लूड करा हुआ है और उसके थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, एक तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करी है, डिस्प्ले करने की कोशिश करी कि किस तरीके की सोसाइटी थी और उस सोसाइटी में जो 14th सेंचुरी की सोसाइटी थी किस तरीके के लोग रहते थे, और वो सभी थे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स था, इम्पोर्टेंट सोसाइटी के मेंबर्स थे, वो उनके इस इम्पोर्टेंट पोएम में इंक्लूडेड थे। तो जॉन ड्राइडन हैड सेड दिस अबाउट चौसर्स कैरेक्टराइजेशन दैट हियर इज गॉड्स प्लेंटी। नेक्स्ट वन वी हैव Which of the following poet is not associated with metaphysical poetry? Metaphysical school of poetry की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगर मैं बात करूं मेटाफिजिकल पोएट्री, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स जो है इस मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के पोएट्स जो है उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन ए एंड्रयू मॉरवेल, ऑप्शन बी जॉर्ज हर्बर्ट,
ऑप्शन सी हेनरी वॉगन, ऑप्शन डी है फिलिप सिडनी। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिलिप सिडनी डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। बाकी के चारों राइटर्स जो है तीनों हैं एंड्रू मॉर्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ द metaphysical poetry. Next one we have, what is the name of the pastoral elegy written by John Milton on the death of the Edward King? तो एडवर्ड किंग जो है, आपको बताना है कि कौन सी वो वर्क था, कौन सा वो पेस्टोरल एलेजी है जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है अपने फ्रेंड की डेथ पे जो थे एडवर्ड किंग। तो ऑप्शन ए है लिसिडॉस, ऑप्शन बी है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ऑप्शन सी पैराडाइज रीगेंड, ऑप्शन डी सैमसन ओगेनिस। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, लिसिडास was the poem and it was a pastoral elegy poem जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी हुई है। मिल्टन ने लिखी कब है ये लिखी है 1637 में। ओके, written in 1637 एंड जो पब्लिश हुई है, अगर इसकी बात करें तो ये पब्लिश हुई है कलेक्शन में इनके 1638 में। ये 1638 में पब्लिश हुई है और लिखी गई है 1637 में। नेक्स्ट वन भी है, Which of the following novel is not authored by R.K. नारायण? R.K. नारायण ने इन चारों में से कौन से नॉवेल को नहीं लिखा हुआ है? उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है द गाइड, ऑप्शन बी मालगुडी डेज, ऑप्शन सी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन डी है माई डेज। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, आप सभी इसको करेक्टली अटेम्प्ट करके ही आओगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, दिस वर्क, दिस नॉवेल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज नॉट रिटन बाय आर.के. नारायण, इट वाज द वर्क ऑफ द अरुंधति रॉय। ओके, इट वाज द वर्क ऑफ अरुंधति रॉय। ओके, एंड अरुंधति रॉय का ये डेब्यू नॉवेल था, नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, जो कि पब्लिश हुआ है 1997 में। 1997 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ है एंड दिस वाज द डेब्यू नॉवेल ऑफ अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बहुत ही फेमस नॉवेल है ये, जो कि साइकोलॉजिकल फिक्शन या डोमेस्टिक फिक्शन पे बेस्ड ऑन है। नेक्स्ट वन भी है, व्हाट हैपेंड टू फास्टस एट द एंड ऑफ द प्ले डॉक्टर फास्टस? डॉक्टर फास्टस जो प्ले था क्रिस्टोफर मार्लो का, आपको बताना है उसमें जो कैरेक्टर है फास्टस, उनके साथ क्या होता है एट द एंड ऑफ द प्ले। ऑप्शन ए, he returned to the study theology and magic medicine, ऑप्शन बी he was carried off to hell, ऑप्शन सी है a serpent bit him, ऑप्शन डी he killed himself। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था जो कि डीमंस थे, या आप मेफिस्टोफिलीज के साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था लूसीफर के साथ में कि आप मुझे ब्लैक मैजिक का पूरा नॉलेज दो, मैं अपना सोल आपको 24 इयर्स के लिए देता हूँ, और जब 24 इयर्स कंप्लीट हो जाता है तो उनकी बॉडी को वो कैरीड ऑफ किए जाते हैं हेल के लिए, बिकॉज कि अब ये कंप्लीशन हो जाता है 24 इयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसकी वजह से उनको हेल की तरफ ले जाया जाता है, बिकॉज नाउ he cannot live his life as a great doctor, and that's what happened to the life to have the Dr. Faustus in the play Dr. Faustus by Christopher Marlowe. Next one we have Pickwick Papers by Charles Dickens is up. Pickwick Paper की बात हो रही है चार्ल्स डिकेंस के इंपॉर्टेंट वर्क की, तो आपको बताना है पिकविक पेपर क्या है चार्ल्स डिकेंस का। Option A, it is an epistolary novel. Option B, it is an episodic novel. Option C, it is a novel into 5 acts. Option D, none of these. तो करेक्ट जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दिस इज एन एपिसोडिक नॉवेल। ये एपिसोड के फॉर्म में ये नॉवेल जो है वो पब्लिश हुआ है, ये चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है, और ये जो पिकविक पेपर था ये पब्लिश हुआ है ये 1836 में। 1836 में ये पब्लिश करा गया है। Next one we have Roman Aclef is a French term that means, Roman Aclef एक फ्रेंच टर्म है, आपको इसका मीनिंग बताना है। A romantic novel, a verse novel, a novel without an end, a novel without a
की। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। रोमन एक्लिफ का मतलब होता है अ रोमन विदाउट अ की। नेक्स्ट वन भी है, विच सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज। आपको बताना है सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, जो ये यहाँ पे ये एक पॉइंट दिया गया है या एक मेन वर्ड दिया गया है सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी, किस सेंचुरी में को इसके नेम से जानते हैं सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी, एंड एज ऑफ द सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। 18th century is known as the age of the circulating libraries and age of prose and reason, क्योंकि लाइब्रेरीज का जो एक कल्चर था, आप इस सेंचुरी में 18th सेंचुरी में देखोगे जहाँ पे लोग कॉफी हाउसेस भी हुआ करते थे और लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, जो ग्रेट पर्सनालिटीज हुआ करती थी, वो एक जगह पे बैठा करते थे और डिस्कस करते थे जो भी कंडीशंस हुआ करती थी सोसाइटी के, जो भी थोड़े से बर्निंग सिचुएशंस हुआ करती थी या बर्निंग पॉइंट्स हुआ करते थे, उसको एक जगह पे बैठ के कॉफी हाउसेस या लाइब्रेरीज में डिस्कस करते थे और अपने वर्क्स को वो लिखा करते थे। तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज का जो एज था दैट वाज दी 18th सेंचुरी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे। पार्ट 3 था हमारा प्रैक्टिस सेशन, ये इंग्लिश लिटरेचर, एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम, यूपीटी, टीजीटी, पीजीटी एंड साथ ही साथ DSSB, KVS, NVS और बाकी अदर स्टेट लेवल के एग्जाम से रिलेटेड। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।